कैसे हैं आप सब? आज मेरा टॉपिक है जिस पे आपको मैं अवगत कराना चाह रही हूँ वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन। आजकल ये टॉपिक इतना छाया हुआ है क्योंकि सीबीएसई ने हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो नेक्स्ट सेशन से इस ओपन बुक एग्जामिनेशन को 9 से लेके 12th क्लासेस तक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या। इससे पहले हम ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में जाने, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी ईयर 2019 में जब कोरोना एपिडेमिक था, एआईसीटीई ने कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ये ओपन बुक एग्जामिनेशन लागू किया था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें भी, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या? आजकल हर किसी के ऊपर यही है, पेरेंट्स भी बहुत परेशान है इसको लेके, और बच्चों में भी काफी हैरानी है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आखिर होता क्या है। अगर बुक ही खोल दी आपने एग्जामिनेशन में तो फिर वो एग्जाम कैसा रहा, isn't it? आपके मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे, तो आज मैं आपको सब विषयों पर जानकारी दूंगी और अच्छे से आपको क्लियर करूंगी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आखिर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है अभी इसमें इतना डरने की बात नहीं है कि ये फिलहाल इम्प्लीमेंट ही हो जाएगा। अभी इसका 9 से लेके 12 तक ट्रायल होगा। नवंबर में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इसका ट्रायल होगा, जैसे आपके इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में, जो 9th क्लास में। ठीक है, और 11th और 12th में इंग्लिश, मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में इसको ट्रायल बेसिस पे करा जाएगा। ट्रायल बेसिस पे जब इनको किया जाएगा तब ये देखा जाएगा कि क्या इनके ओपन बुक करने से क्या ये एग्जामिनेशन बेटर है, करेक्शन हो पा रहा है कि नहीं, और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आखिर है क्या। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि आप बुक्स को, नोटबुक्स को, आपके किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। दैट्स अ लिबर्टी। हाँ, आप ये सब लेकर जा सकते हैं, जो हमें पहले बाहर रखवा दिया जाता था और कहा जाता था कि नहीं, ये सब नहीं अलाउड है, प्लीज कीप इट आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम और जस्ट कीप इट इन योर बैग एंड कीप द बैग आउटसाइड द क्लासरूम। तो अब इस चीज की कोई नेसेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप सारा स्टडी मटेरियल अपनी बेंच पे, डेस्क पे रख के बैठ सकते हैं। सेकेंडली, केवल आप बैठ ही नहीं सकते, यू कैन यूज दैट स्टडी मटेरियल, आप उसको यूज कर सकते हो। आप उससे क्या कहते हैं, आप उसका आंसर आप निकाल सकते हो, आप उसमें से ढूंढ सकते हो आपको आंसर्स जो नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल को लेके आप जा सकते हो। तो ये है आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन का मेन पर्पस। नेक्स्ट है कि जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन आप दोगे, ठीक है, तो जिन बच्चों को चिट्स और फर्रे लाने से मना किया जाता था, उनको एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिया था, वो इस चीज को, इस खबर को सुन के बहुत खुश हैं कि चलो कुछ तो ऐसा हुआ जो हमारे हित में हुआ। लेकिन आगे मैं लेकर चलूंगी कि आखिर ये ओपन बुक एग्जामिनेशन इजी हुआ है कि टफ हुआ है। जो एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा चल रहा था उससे इसका कंपैरिजन बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये है क्या और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपको इसके लिए कितनी स्टडी करवानी है अपने बच्चों को, और क्या उनको किस तरह से पढ़ाई करवाई जाए, उनकी किस तरह से क्वेश्चंस उनको समझाया जाए जिससे वो ओपन बुक एग्जामिनेशन क्रॉस कर सके। अब ये सुनने में तो नाम बड़ा इजी लग रहा है कि ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन क्या ये इजी होगा? ये बच्चों इजी नहीं होगा, अगर अपनी राय दूं तो। असल में इस ओपन बुक एग्जाम में आपकी नॉलेज, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपका एप्टीट्यूड, आपकी स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटी जो हैं और एनालिटिकल एबिलिटीज जो हैं उनको चेक किया जाएगा। आपकी नॉलेज चेक करी जाएगी कि इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक में आपकी नॉलेज कैसी है, फर्स्टली। सेकेंडली, आपकी एनालिसिस, आप क्वेश्चंस को किस तरह एनालिटिकली, किस तरह से पढ़ के क्या समझ में आया और अब उसको आंसर आप अपने फ्रेम में कैसे दोगे। अच्छा, ये बताओ, अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन
का अगर जिस पैटर्न से हम लोग सोच के चल रहे हैं कि बुक खुली है, क्वेश्चंस आए, हमने उसका आंसर ढूंढा और लिख दिया, अगर ये इतना इजी होता तो क्या ये एग्जाम पैटर्न में होता और क्या ये सीबीएसई फॉलो करती? नहीं, सीबीएसई फॉलो किया है तो इसका एक कंक्लूजन ये है कि वो चाहती है कि हमारे बच्चे क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप करें अपने आप में, उनकी एनालिसिस अच्छी हो, उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी से हो जाए। आपने एक डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन को याद किया, उसके एग्जाम्पल्स दिए, याद करके रट के आपने वो लिख दिया और एग्जामिनेशन क्रॉस कर दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल गए। आप खुश हो कि आपको तो आपके मार्क्स मिल गए, आपने मार्कशीट्स में देखा, आपने रिजल्ट्स में देखा, वाओ आई ऑब्टेन सच मार्क्स, बेस्ट, इट्स बेस्ट फॉर मी। बट बच्चों ऐसा है नहीं। अब आपको अगर नेक्स्ट ईयर यही चीज आपसे पूछी जाएगी तो यू विल फॉरगेट इट आंसर बिकॉज यू हैव लर्नड इट, यू हैव क्रैम्ड इट, आपने रट लिया था वो। कुछ लोग एग्जाम क्लियर के कारण रटते हैं और कई लोगों की प्रवृत्ति होती है रटनी। तो अब ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये इस चीज सबको तोड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है इसमें मुझे किस तरह से जवाब देना है। अगर आप में नॉलेज होगी, डेप्थ में आपने लर्न किया होगा उस टॉपिक को, तो आप अच्छे से अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये इतना भी इजी नहीं है एज इट इज थिंक, बट ये आपके फ्यूचर के लिए बच्चों बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इतनी डेप्थ से किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे आगे आने वाले कंपटीशन को हम अच्छे से फेस कर सकें। ठीक है, तो अगर ये लागू हो गया, किसी भी तरह से ये लागू हुआ, ये पैटर्न आया हमारा, तो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। बाकी देखते हैं ये व्यवहारिक हो पाता है कि नहीं। अब इस एग्जाम पैटर्न में जब आपको क्वेश्चन मतलब आपकी इतनी एबिलिटीज चेक करी जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके क्वेश्चंस भी कुछ डिफरेंट होंगे, इजंट इट? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस तो हमेशा ऐसे ही आते हैं कि हाँ एक डेफिनेशन लिखो, इसके एग्जांपल्स लिखो, इसको डिस्क्राइब कर दो अपने वर्ड्स में, इजंट इट? लेकिन बच्चों ये बात है कि ये एक चैलेंज है टीचर्स के लिए भी। टीचर्स को भी एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा, ऐसा पेपर जनरेट करना पड़ेगा जिसमें स्टूडेंट्स की इतनी एबिलिटीज निकल के आए, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, उनकी एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है किसी भी क्वेश्चन को, वो निकल के तभी आएगी जब उनसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर भी जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा जो आपकी इन कैपेबिलिटीज को निकालेगा। सिंपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेशंस तो नेचुरली आपको बुक से मिल जाएंगी, आप उनके साइंटिफिक टर्म्स यूज करके एज इट इज उतार दोगे आंसर शीट में और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन अब अगर ये पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न बदलेगा तो इसका इवेल्युएशन भी बदलेगा। इसके जो चेक करने वाले एग्जामिनर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर्स हैं, वो भी अपने उसी मेंटल लेवल के साथ आपके पेपर को चेक करेंगे। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी नॉलेज के साथ कितना बेटर आंसर लिख सकते हो। वो जज कर लेंगे कि आप में कितनी नॉलेज है। आपने अगर लर्न किया है तो आप आराम से उसको अपने वर्ड्स में लिखोगे। यहाँ बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि बुक लेके जाने दिया जा रहा है। अगर आप उसमें से ही पूरा चीटिंग कर लोगे तो दैट्स अ चीटिंग, इट्स नॉट एन एग्जाम, एंड इन सीबीएसई इट इज नेम्ड एज एन एग्जाम पैटर्न, इजंट इट? तो थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। अब देखते हैं किन पार्ट्स में कैसे ये डिफरेंट होगा। जैसे हम कंपेयर करते हैं, चलिए हम ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि हम कंपेयर करें कि हमारा जो अभी एग्जाम पैटर्न है और जो अब ये ओपन बुक सिस्टम जो एग्जाम पैटर्न है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन से क्या निकल के आता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट रट कर किसी भी टॉपिक को अपना जवाब लिखता है, ठीक है, तो ये अभी का वो वाला यही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, मतलब इस वाले पैटर्न में जो अभी चल रहा है इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम कोई क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं, पूरा ग्राम कर लेते हैं और फिर उसको लिख देते हैं एज इट इज।
कई लोग एज इट इज लिखते हैं, कई लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन वो रटते हैं नहीं। लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको अपनी भाषा में जवाब लिखना पड़ेगा, अपनी भाषा में जवाब लिखना पड़ेगा, उसमें आपको बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जो हम किताब से रटकर जवाब लिखते हैं उसमें हमारी नॉलेज का तो कोई एनालिसिस ही नहीं होता, लेकिन इसमें आपकी नॉलेज का एनालिसिस होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा सेट होगा जिसमें पता चल जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट कितने अच्छे से आता है। ठीक है। तो ये होगा, इसमें अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने यूज करना पड़ेगा आंसर देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपका अभी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें ये देखा जाता है कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं, आपको कितने टॉपिक्स मेमोराइज रहते हैं, इजंट इट। याद रखने की क्षमता को परखा जाता है, इसमें याद रखने की क्षमता को नहीं परखा जाएगा, इसमें आपकी नॉलेज परखी जाएगी। ठीक है। नॉलेज परखी जाएगी इसमें आपकी, और आपकी लैंग्वेज पैटर्न देखा जाएगा कि आपकी नॉलेज, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स किस तरह से उस आंसर को फ्रेम कर पा रहे हैं। इस पे ये देखा जाएगा कि आप उन तथ्यों पर कैसे अपने नॉलेज से उस आंसर को जस्टिफाई कर पाओगे। ओके। नेक्स्ट है ये, अब इतने पॉइंट समझ के आपको लग रहा होगा कि इट इज नॉट इजी, इट इज समथिंग डिफरेंट। और हाँ, आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करने की, चीजों को समझने की, टॉपिक्स को रिलेट करने की जरूरत है। आपको अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो इट्स नॉट इजी, इट इज समथिंग डिफरेंट, जो इजी हो जाएगा अगर हम उस तरह से पढ़ाई करने के पैटर्न को डेवलप करेंगे। बात यह है बच्चों कि आज तक का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है वो इस तरीके का ही है जिसने हमें सिखाया है कि कुछ टॉपिक्स को रटना ही पड़ेगा, बिना लर्न करे हम नहीं लिख सकते, हमें साइंटिफिक टर्म्स यूज करनी है तो रटना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते थे, बुक्स भी ऐसी बनाई जाती थी, बुक्स के पीछे के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी ऐसे होते थे जो हमारी एबिलिटीज को निखारते नहीं थे। ठीक है। हमें पता था, हम पीछे से क्वेश्चन बुक, कई तो टीचर्स भी मार्क करवा देते कि हाँ बुक्स के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। और कई स्कूल्स में तो आपको पता नहीं होगा, कई तो ऐसा होता है कि इवन मतलब जिस टेंस में होते हैं वो वैसे ही कॉपी करके बच्चे अपनी नोटबुक में एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे हम किसी आंसर को देते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स अपने जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन नहीं, कई स्कूल्स में आज भी आज भी टीचिंग पैटर्न और ये आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पर बच्चे एज इट इज कॉपी, बुक में से एज इट इज पैराग्राफ कॉपी कर लिया उस क्वेश्चन का और आपका हो गया आंसर, है ना। तो ये चीज चेंज होगी अब, क्योंकि आपको पता है कि बुक के पीछे के क्वेश्चंस, बुक के अंदर के आंसर्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका एक टॉपिक को लेके कंसेप्ट डेप्थ का नहीं है, आपने डेप्थ तक नहीं पढ़ा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो फिर इसमें क्या हो सकता है, मतलब इस तरह के क्यों वाले जो क्वेश्चंस हैं अगर आपने नहीं पढ़े तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है ना। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में इतना स्ट्रिक्ट होगा कि नहीं, माइट भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लागू होगा तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये चलता गया तो कुछ इसके रूल्स भी होंगे, कुछ रेगुलेशंस भी होंगे, है ना। अब ये आपको समझ में आ गया कि किताब खुली है, स्टडी मटेरियल खुला है, नोटबुक खुली है, लेकिन दिमाग को भी खोलना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग नहीं खुला है और सब स्टडी मटेरियल खुला है, देन ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू आंसर। गॉट इट। ओके। अब मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ। आपकी थिंकिंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, एनालिसिस कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग, इन सब चीजों का आकलन होगा। ठीक है। अगर ये स्किल्स के बेसिस पर आप किसी क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे और आंसर दे पाओगे तो आपका आंसर पूरा तरह से सही माना जाएगा, और आपका जो आंसर सही माना जाएगा तो आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से, उसी बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो दैट इज क्लियर। कुल मिलाकर इस एग्जामिनेशन पैटर्न के में विषयों के तथ्य और परिभाषाओं को छोड़कर
स्टूडेंट्स के विचारों और सोच का आकलन होगा। स्टूडेंट्स किस तरह से सोचता है उस क्वेश्चन के प्रति और किस तरह से अपने विचारों को लैंग्वेज में लाता है, ठीक है ना, उन चीजों का आपका इवैल्यूएशन होगा। ये है मेन इसका ऑब्जेक्टिव। ये एग्जाम सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि आज तक टीचर्स भी उसी तरह के पेपर बनाते हैं जिस तरह के पुराने पेपर्स चले आ रहे हैं। इतने मार्क्स का ये, उतने मार्क्स का वो, 2 मार्क्स में डेफिनेशन, 3 मार्क्स में ऐसा, 4-5 मार्क्स में डिस्क्रिप्शन। तो यही एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर टीचर्स ऑल्सो टू गिव सच क्वेश्चंस which could check the ability of a student, capabilities of students, how much the concept is clear to student, how much he has learned the answer in depth, है ना। ये आंसर नहीं कहना चाहिए, कितना उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली विथ फैक्ट्स उसने पढ़ा है। इस चीज की कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए क्वेश्चंस भी उस तरीके के होंगे। तो यही इसका एक सार है। जिन बच्चों को अपने टॉपिक्स पे पूरी तरह से कंसेप्ट उनके क्लियर होंगे, उनको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस एग्जाम पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन होगा वो दे देंगे, उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। बस अपने शब्दों में लिखना है, तो इससे आपका जो लैंग्वेज स्किल्स भी होंगी वो भी आपकी चेक हो जाएंगी, है ना। तो लैंग्वेज स्किल्स भी आपकी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने वर्ड्स में ही अपने आंसर को लिख रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी आएंगी इसमें। अब इस ओबीई मीन्स आपका यही वाला जो एग्जाम हम ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रही हूँ ओबीई। ओबीई को हम एडवांटेजेस उसके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए एडवांटेज है इसके, है ना। तो इसके एडवांटेज सबसे पहला ये है कि ये बच्चों में थोड़ा स्ट्रेस जो होगा वो रिड्यूस करेगा। स्ट्रेस रिड्यूस ऐसे करेगा कि आपको पता होगा कि मैं अपने साथ स्टडी मटेरियल लेके जा रहा हूँ, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं से मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपका बच्चों का स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, है ना। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने का इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है, रटने के बजाय सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से समझने का जो फैक्ट है ये तभी डेवलप होगा जब उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चे रटेंगे नहीं, कंसेप्ट को अच्छे तरह से पढ़ने में बिलीव करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, अपने को बार बार मेमोराइज करेंगे उस चीज को कि मुझे क्या चीज अच्छे से और पढ़नी है, किससे एग्जाम्पल्स लेके पढ़नी है, किन एग्जाम्पल्स में इस पर्टिकुलर जो आपका थ्योरम है उसका यूज हो रहा है, कहीं किसी तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इन चीजों का आपका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो भी होगा। आपको पता होगा कि क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार होना है, यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट है, उनके पास स्टडी मटेरियल, स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल रहेगा तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहेगा, है ना, कि कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ अटक गए या कुछ भी मतलब कंफ्यूजन हुआ तो आई कैन टेक हेल्प ऑफ अ स्टडी मटेरियल विच आई एम टेकिंग विथ मी, है ना। तो ये चीज उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। नेक्स्ट है, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों की डेवलप होगी। क्रिएटिव थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों की इस तरह से पढ़ने से डेवलप होगी। नेक्स्ट, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी कुछ कंट्री के कुछ पार्ट्स बहुत फेस करते हैं, जहाँ पे बहुत पुलिस लगाई जाती है आसपास, ये वो आपने देखा, पुलिस का बोर्ड एग्जाम्स में मेन रोल होता है। आपके बोर्ड वाली जगह पे जाके खड़े रहना, साइड में पता चलेगा काफी पुलिस फोर्स खड़ी, तो उनका क्या काम होता है, चीटिंग पकड़ना। तो ये चीटिंग वाली जो मेन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होगा फाइनली, क्योंकि नाउ वी नो कि हाँ सब लेके ही आएंगे अपने साथ, तो उसका प्रॉब्लम। हाल ही में केरला के एग्जाम रिफॉर्म ने सिफारिश करी कि उनके यहाँ प्रैक्टिकल और इंटर्न एग्जामिनेशन जो है ओपन बुक एग्जाम के फॉर्म में हो। और इससे पहले ईयर 2014 में ये ओपन बुक असेसमेंट के नाम से इसको करना स्टार्ट किया था। और ये क्लास 9th में आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट्स में किया गया। और क्लास 11th में ये इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में किया गया। लेकिन इन एग्जाम्स को करने के बाद ये व्यवहारिक नहीं पाए गए।
इनको करना पॉसिबल नहीं हुआ। या तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न से इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कोर नहीं कर पाए, या फिर इनका चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आई जिस वजह से व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम हो इस वजह से व्यवहारिक नहीं पाए गए और अंत में इनको बंद कर देना क्या पड़ा। तो स्टूडेंट्स होप सो कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ और भी आपको डाउट्स हों तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, और आपको तैयारी में इस वीडियो को देख के हेल्प मिलेगी। आई होप सो आप अपनी पढ़ाई पूरी डेप्थ से करेंगे और काफ़ी नॉलेज गेन करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं, अगर ओपन एग्जाम बुक एग्जामिनेशन होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।